हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एडीक्यूटी वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो साथी, जैसा कि इस बार आप सभी का एडीक्यूटी द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, तो उसके द्वारा साथी नए नए प्रश्न अपने साइट पे अपलोड किया जा रहा है। तो उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे साथी आप पिछले वर्षों में अपनी तैयारी करते थे, जो टीसीएस कंपनी एग्जाम कराती थी, जो टीसीएस का सवाल होता था, बिल्कुल सेम साथी वैसे ही सवाल एडीक्यूटी भी द्वारा पेपर में पूछा जा रहा है। कुछ सवाल नया देखने को मिला, जैसे कि आपको डाटा दे रहा है, कुछ डाटा दे रहा है, कुछ असर्शन का सवाल दे रहा है। तो उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारे शिफ्टों में किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ से अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ओके, डायरेक्ट आपको कम से कम साथ ही इन 55 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 6 से 7 सवाल एक ही शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो आप जानते हैं साथी, आपके पेपर में जो जीके का आता है क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन आता है। इंग्लिश का साथी 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथ का 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 मिनट का समय भी रहता है। जीके और इंग्लिश में 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन साथ ही मैथ रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। ये आप सभी को मालूम है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, नेगेटिव मार्किंग केवल मैथ रीजनिंग में रहता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन में से आपको केवल 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ये तो सभी को मालूम है। ओके साथी, तो चलिए आज की इस क्लास को अच्छी तरीके से हम लोग तैयार करते हैं। देखते हैं आज की इस क्लास में कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। ओके दोस्त, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर। ठीक है, तो चलिए दोस्त, पहला प्रश्न बताइए क्या बनेगा राइट आंसर। सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए साथी, ये तो टीसीएस का सवाल है भाई। सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सर जी, सुग्गी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहां से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? बताइए साथी, कौन 20वीं शताब्दी में से शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? तो कौन थी साथी? तो याद रखिएगा, टी बाला सरस्वती जी थी। यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी बाला सरस्वती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, आरुषि मुदगल को किस नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? बताइए साथी, आरुषि मुदगल को किस नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो साथी याद रखिएगा, उड़ीसी नृत्य के लिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? तो साथी जैसे टोडा है, ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति, बडागा भी है, इरूला भी है, लेकिन साथी डांग नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? बताइए साथी, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो साथी याद रखिए, जो लंदन में हुआ था, जस्ट 1 साल स्वतंत्रता के 1 साल बाद हुआ था, जो कि साथी 1948 में हुआ था। तो भारत ने पुरुषों की हॉकी में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया था, जो कि साथी लंदन में हुआ था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए।
क्वेश्चन नंबर 7 को, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइए साथी, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितने मीटर होती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 7.32 मीटर होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? बताइए साथी, एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो साथी याद रखिएगा सानिया मिर्जा की है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी एक सवाल का राइट आंसर आप दीजिए, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? चलिए छोटा सा सवाल है, बताइए कमेंट करके, तो सभी साथी बताएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? बताइए साथी, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो साथी याद रखिएगा होमी जे भाभा को माना जाता है भाई भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथी 29 जुलाई को। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, जो मास्की शिलालेख है ये वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? तो सर जी वर्तमान के कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो साथी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो आप साथी नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि लगातार हम आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुबह दोपहर और शाम में क्लास आ रही है। जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सेम साथी नए नए पैटर्न पे सवाल हम करा रहे हैं। तो आपको साथी डेली क्लास लेना है और अपनी तैयारी लगातार करनी है। आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लाना है। आप सभी को मालूम है कि 12 तारीख से आपका सीजीएल का पेपर स्टार्ट हो रहा है, अब एसएससी का पेपर स्टार्ट हो चुका है। लगभग साथी 1 से 2 महीने में सारे पेपर आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अपनी तैयारी लगातार रखिए साथी। आपको तो एक दिन एग्जाम देना ही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। बस डेली का डेली क्लास करते रहिए, रिविजन करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, आप एक सीट ले जाएंगे इस बार। ओके, बताइए साथी, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो सर जी पुणे में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? बताइए साथी, किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए साथी, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो सर ये तो भोपाल में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को, सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिरपुर तीर्थ ये किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? बताइए साथी, किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? तो ये दशावतार मंदिर में स्थित है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को, कैलाश खेर को 2017 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए साथी, कैलाश खेर को 2017 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? बताइए साथी, किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो साथी याद रखिएगा 1921 को बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरनतार साहिब की स्थापना की थी? बताइए साथी, किस सिख गुरु ने
तरनतार साहिब की स्थापना की थी? तो साथ ही याद रखिएगा गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव ये तो भाई 5वें सिख गुरु थे। तो तरनतार साहिब की स्थापना इन्होंने मेरे दोस्त 1596 में किया था। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए दोस्त, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो सर जी 2000 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। एक कल्याणी सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बताइए साथी, जो एकल यानी सिंगल बैडमिंटन कोर्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, कितने मीटर की होती है? तो 13.40 मीटर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? बताइए, इन गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो वो तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था मेरे दोस्त, जिसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथी भारत का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? तो याद रखिए कांगड़ा किला है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन किला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? बताइए साथी, अरब यात्री सुलेमान ये किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? तो सर जी 9वीं शताब्दी के समय आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करिए। रानी रुद्रमा देवी भारत की किस वंश की थी? बताइए साथी, रानी रुद्रमा देवी भारत की किस वंश की थी? तो सर जी काकतीय वंश की थी रानी रुद्रमा देवी। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो साथी उलुग खान ने धारण की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? बताइए साथी, किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो साथी याद रखिएगा मीर समा को दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 को। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? बताइए साथी, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो सर जी फौजदार बोला जाता था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? बताइए साथी, किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो सर जी औरंगजेब ने यह उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? बताइए साथी, भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी। वो आप सभी को मालूम होगा, जो साथी 1757 में युद्ध हुआ था। कौन हुआ था? सिंधुली का युद्ध या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या प्लासिक युद्ध? बिल्कुल मेरे दोस्त प्लासिक युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। और ये भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और बिल्कुल लास्ट निर्णायक जीत भी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? बताइए साथी, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अहमद शाह ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 को। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? बताइए साथी, प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो साथ याद रखिएगा नर्मदा नदी है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या राइट आंसर होगा बताइए। पारो सेचू कहाँ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? बताइए साथी, पारो सेचू कहाँ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? ये तो नाम ही अजब है, लेकिन साथी ये भूटान का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। टिप्पानी इस राज्य का नृत्य या नृत्य नाटिका, यानी साथी टिप्पानी किस राज्य का नृत्य या नृत्य नाटिका है? तो साथी याद रखिएगा ये आपका गुजरात का है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? बताइए साथी। तो साथी इस टाइम आप जानते हैं पंजाब में बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है, हर एक तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, क्योंकि इस टाइम पंजाब साथी बाढ़ ग्रस्त हो चुका है। बहुत फसल मतलब कि वहाँ के सारे फसल बर्बाद हो चुके हैं, कई जनों तो बेघर हो चुके हैं, सारे लगभग साथी पंजाब अपने घर को बेघर हो चुके हैं, उनके घरों में पानी आ चुका है, आप देख रहे हैं साथी। इसलिए पंजाब वाले के लिए आप ज़रूर प्रे कीजिए साथी, क्योंकि वहाँ से हमारे लिए अनाज बहुत आते हैं, उससे हमारा कुछ देश भी चलता है, आप सभी को मालूम है ना साथी। तो उनके लिए आप प्रे करिए कि जल्द से जल्द वो इस समस्या से दूर होएं और अपने को अच्छा वो फिर से एक बार अपने को रीजनरेट करें अच्छे से। तो सभी लोग प्रे करिए भाई, पंजाब अच्छा हालत में हो जाए एक बार फिर से। जो पहले हर एक तरफ आपको वहाँ पे लहलहाते अनाज दिखाई दे रहे थे, हर एक आपको तो वहाँ पे बड़े बड़े जैसे जानवर जैसे कि गाय भैंस होती, तो वहाँ के दूध सब खत्म हो चुका है। तो बताइए साथी, पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो साथी याद रखिएगा भांगड़ा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 किसे प्रदान किया गया था? लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो साथी रानी मचैया को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो साथ ये बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है, तो साथी डोडा बेट्टा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? बताइए साथी, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप जानते हैं चिल्का झील, जो कि साथी उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। रक्तकुंड जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए, रक्तकुंड जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है रक्तकुंड जलप्रपात। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल बताइए साथी, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथी ये मोनाको में स्थित है। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? बताइए साथी, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहले आप इलिमिनेट करेंगे, इस सवाल को इलिमिनेट के तौर पे अपना आंसर देंगे। जैसे आप देखेंगे हरियाणा के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो साथी जैसे हम बात करें यूपी तो करता अपना, एचपी भी करता है, यानी हिमाचल प्रदेश करता है, राजस्थान भी करता है, लेकिन साथी एमपी नहीं करता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है?
बताइए साथी कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम को चीन से जोड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो मैकमोहन रेखा किस किस देश को अलग करता है? आप सभी को मालूम है भारत और चीन के बीच में यह रेखा लगती है, जो कि साथ यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है? तो साथी भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है? तो साथी ये अरुणाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। मेडेरका कप किस खेल से संबंधित है? बताइए साथी मेडेरका कप ये किस खेल से संबंधित है? तो सर ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितने मीटर होती है? बताइए साथी पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई मीटर में कितनी होती है? तो साथी याद रखिएगा टोटल ये आपका 13 मीटर की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथी परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथी 1962 में। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात क्या था, यानी कितना था भाई? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था? तो सर जी टोटल 919 था। ओके बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 को। शुष्क भूमि की खेती के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? तो साथी शुष्क भूमि की खेती के लिए कौन सी फसल बेस्ट है, उपयुक्त है? तो याद रखिए रागी है मेरे दोस्त। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख है? बताइए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख है? तो सर जी अनुच्छेद 138 में है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 54 को। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे जोड़ा है? बताइए साथी भारतीय संविधान के जो 42वें संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, इसमें संविधान की प्रस्तावना में किसे जोड़ा है? तो सेक्युलर को जोड़ा था। किसको साथी? सेक्युलर को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ पर की थी? गांधी जी ने जो लॉ की पढ़ाई किया था, नहीं कानून की पढ़ाई किया था, वो कहाँ से जाकर किया था? अहमदाबाद से, कोलकाता से या दक्षिण अफ्रीका से? नहीं सॉरी यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी बताएंगे। तो साथी उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इन सारे 55 क्वेश्चन को तैयार किया होगा इसी क्लास में। तो बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत आप सभी को, एक भी सवाल पे डाउट हो तो बताइए साथी। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और हम आपके लिए डेली साथी एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से सेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी साथी फ्री में। ओके मेरे दोस्त, तो आप भाई बस डेली क्लास करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिएगा। लाइक तो सभी करेंगे, लाइक की कमी नहीं होना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए साथी, क्योंकि अब आपको कभी भी एग्जाम डेट एमटीएस और हवलदार का देखने को मिल सकता है। ठीक है साथी, तो हम डेली क्लास करेंगे, एक दिन में 3 क्लास करेंगे। आपको बस डेली क्लास लेना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। ओके, तो सभी को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए जोश, एक नई दिन की शुरुआत के साथ, एक नई उमंग के साथ, और देखते हैं कल क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग जरूर साथी कल सुबह 8 बजे जुड़िएगा। तो मिलते हैं साथी सभी से कल सुबह 8 बजे। जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।